इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी तक मैंने आप लोगों से षोडश महाजनपद और 10 गणराज्य के विषय में चर्चा की हुई है। साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। जब आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, बताइए क्या है, देखा है आपने? वो है हमारा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। जब मैं आपसे षोडश महाजनपद की चर्चा कर रहा था तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो ये षोडश जनपद है, पहली बात तो ये जनपद नहीं है, ये एक राज्य की भांति है और ये षोडश राज्य जो है वो धीरे धीरे क्या होंगे, सिमटते हुए, सिमटने का मतलब है कि बाद में 4 ऐसे शक्तिशाली राज्य होंगे जो इन राज्यों को जीतकर अपने में समाहित करते चले जाएंगे और फिर अंततोगत्वा जो होगा वो एक ही राज्य बचेगा और जिसका नाम होगा मगध। मगध क्या करेगा, इन सभी राज्यों को अपने में समाहित करता चला जाएगा और जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय आएगा तो ये जो पूरा राज्य है छोटे छोटे, ये कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य अपने में समाहित कर लेता है और एक साम्राज्य का रूप बनाता है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे आपसे मगध के बारे में, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, कैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है और कैसे वो धीरे 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 इन छोटे छोटे राजवंशों से एक बड़े राजवंश के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप षोडश महाजनपद को याद कर लिए होंगे कि कितने षोडश महाजनपद हैं और पिछले क्लास के आपने 10 गणराज्य भी अच्छे से देख लिए होंगे। और अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं क्या, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। साथियों, मैंने आपसे बताया हुआ था, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो ये षोडश महाजनपद होते हैं अंततः जो है 4 शक्तिशाली राज्य के रूप में अस्तित्व में देखने को मिलते हैं। उनमें एक मगध ही है। ठीक है, यहां पर मगध और यहां पर कोशल, यहां पर वत्स और यहां पर अवंती। यही 4 शक्तिशाली राज्य बाद में देखने को मिलते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि षोडश महाजनपदों के बाद 4 शक्तिशाली राज्यों के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो इन्हीं 4 शक्तिशाली राजवंशों की बात कर रहा है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो हम पाते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, मगध भी अपने आप को विस्तारित करते हुए एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे इसी मगध साम्राज्य की। ठीक है, यह है आपका मगध साम्राज्य। ठीक है, एक छोटे साम्राज्य के रूप में प्रारंभ करता है और एक छोटे से राज्य के रूप में प्रारंभ करता है और बाद में एक बड़ा साम्राज्य रूप देखने को हमको मिलेगा। तो ये जो मगध साम्राज्य है, अगर देखा जाए तो इसका जो प्रारंभ या देखने को हमें मिला है, ये बिहार क्षेत्र में है। ठीक है, मतलब बिहार राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें तो इसके लोकेशन की, तो इसके जो है इसके उत्तर में गंगा नदी देखने को मिलती है, दक्षिण में इसके विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। इसके पूर्व में चंपा नदी है और इसके पश्चिम में सोन नदी देखने को मिलती है। ये इसका एक भौगोलिक स्थिति देखने को मिलती है मगध की। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम पॉइंट लिखते हैं अपना। मगध साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का विस्तार, मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण बिहार से प्रारंभ होता है। मतलब कि ये जो मगध साम्राज्य था ये कहाँ स्थित था, तो हमने आपको बताया
कि जो दक्षिण बिहार का आसपास का क्षेत्र है वहां पर ये मगध साम्राज्य को देखने को मिलता है। जब आप उसको देखेंगे षोडश महाजनपद, तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो गया है ना, नालंदा है, ये सब क्या है, पटना है, ये सब मगध के प्रारंभिक केंद्र बिंदु थे। मतलब यहीं से क्या होती है, मगध राज्य की जो है इस प्रारंभ, मतलब इस यहीं से इसका प्रारंभ देखने को मिलता है। बाद में वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब एक बात आप यहां ध्यान रखिएगा, ये जो मगध है, मगध के उत्कर्ष को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वो यह बताने का काम करते हैं कि जो है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर महाभारत और पुराण की बात करें तो वो कहता है कि यहाँ पर एक बृहद्रथ नामक व्यक्ति ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की और राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ है वो यह बताते हैं कि यहाँ पर बिंबिसार नामक व्यक्ति ने सबसे पहले शासन करना प्रारंभ किया। ठीक है, आगे देखते हैं। मगध के प्रारंभिक शासकों के विषय में मतभेद है। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध पर बृहद्रथ नामक व्यक्ति ने यहाँ पर बृहद्रथ वंश की स्थापना की और गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, ये कहां उल्लेख मिलता है, महाभारत एवं पुराणों में ये हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर मगध साम्राज्य पर जो पहला शासक बना वो बृहद्रथ नामक एक व्यक्ति था, जिसने यहाँ पर बृहद्रथ वंश की स्थापना की और गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन और जो बौद्ध ग्रंथ हैं जो कि ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं, तो बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार नामक व्यक्ति को मगध का प्रथम शासक मानता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बात ज्यादा प्रमाणिक होती है, क्योंकि हमको जो जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वहां यही सूचना मिलती है कि जो पहला वंश था वो था हर्यक वंश और उसकी स्थापना बिंबिसार नामक एक व्यक्ति ने की थी। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी बात ज्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। बात समझ में आई आपको? मगध साम्राज्य जो कि वर्तमान बिहार में स्थित था, वहीं से अपने साम्राज्य की शुरुआत करता है। इसके उत्पत्ति को लेकर, इसके प्राथमिक शासक को लेकर, इसके प्रारंभिक शासक को लेकर मतभेद है। महाभारत और एवं पुराणों का कथन है कि यहाँ पर बृहद्रथ नामक व्यक्ति ने अपने शासन की शुरुआत की, जबकि बौद्ध ग्रंथों से यह जानकारी मिलती है कि बिंबिसार नामक व्यक्ति ने यहाँ पर अपने शासन की शुरुआत की, और ये बात ज्यादा प्रमाणिक मानी जाती है इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप वो चार याद कर लीजिएगा, कौन कौन से? कौशल की मैंने बात किया, मगध की बात किया, वत्स की बात किया, अवध की। उन चार राज्यों के बारे में आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा कि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी चार शक्तिशाली राज्यों के विषय में पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन हम अभी यहाँ क्या पढ़े हैं, मगध के बारे में पढ़े हैं, और मगध की मैंने शुरुआत आपसे कर दिया है कि ये बिहार में स्थित था, और ये बातें जो मैंने बताई वो भी आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रारंभिक वंशों का कालक्रम निम्न है। मतलब कि यहाँ पर किन किन वंशों ने पहले अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। तो सबसे पहले नाम आपको पता ही चल गया, वो क्या था?
हर्यंक वंश। कौन सा था? हर्यंक वंश, जिसकी शुरुआत कब से कब होती है? 545 ईसा पूर्व से लेकर 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है। दूसरा है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो कि 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक चलता है। और जो अगला आपका था वो था कौन सा? नंदवंश। नंदवंश जो कि चलता है 344 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद नंदवंश का जब खत्म होता है तो यहीं पे फिर हमको मौर्य वंश देखने को मिलता है। और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जब आते हैं तो अपनी विजयों के माध्यम से इस मगध साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देते हैं, मतलब एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये है इसके कुछ प्रारंभिक वंश। अभी मैं आपसे अगले क्लास में हर्यंक वंश से प्रारंभ करूंगा और धीरे धीरे इसको आगे लेकर चलूंगा। ठीक है। तो तब तक आप मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि जब हर्यंक वंश की शुरुआत करें तो वहां आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है। तो इन सभी को आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और मिलते हैं अब अगले क्लास में हम आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।